बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ बियोलॉजी के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा को तरतीब देना और इसका तज्जिया करना। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस बियोलॉजिकल मेथड के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। डाटा को तरतीब देना और डाटा का तज्जिया करना बियोलॉजिकल मेथड के अहम मराहिल हैं। डाटा किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के नतीजा में जो इंफॉर्मेशन हासिल होती है, जैसा कि नेम्स, डेट्स, वैल्यूज़, नाम, तवारीख या मिकदारें, ये डाटा कहलाती हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन किस तरह होती है? डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशंस सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। डाटा से मुराद मुशाहदात और तजर्बात के नतीजा में हासिल होने वाली मालूमात, मसलन नाम, तवारीख या मिकदारें हैं। अब हम देखते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा को तरतीब देना, हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने और फिर उन्हें टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, तरतीब देते हैं। यानी किसी भी हाइपोथेसिस को तश्कील देने के लिए और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए साइंसदान पहले डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे तरतीब देते हैं। प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, कोई तजर्बा करने से पहले साइंटिस्ट के लिए डाटा कलेक्शन मेथड डिस्क्राइब करना बहुत अहम है। यानी कोई तजर्बा करने से पहले साइंसदान के लिए डाटा इकट्ठा करने के तरीके बयान करना बहुत अहम है, क्योंकि इससे एक्सपेरिमेंट की जो क्वालिटी है उसे इंश्योर किया जाता है, तजर्बा की क्वालिटी का यकीन होता है। डाटा को किन फॉर्मेट्स में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तरतीब दिया जा सकता है? डाटा को डिफरेंट फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है, मुख्तलिफ सूरतों में तरतीब दिया जा सकता है। मसलन ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स यानी नक्शे एंड डायाग्राम्स यानी तस्वीर वगैरह। अब हम डिस्कस करेंगे डाटा एनालिसिस, डाटा का तज्जिया करना। हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए प्रूव या डिसप्रूव करने के दौरान डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। यानी हाइपोथेसिस को तजर्बात के ज़रिए दुरुस्त या गलत साबित करने के दौरान डाटा का तज्जिया भी ज़रूरी है। डाटा एनालिसिस में आमतौर पर स्टैटिस्टिकली मेथड यानी रेशो और प्रोपोर्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि रेशो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। रेशो की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल a and b, is expressed in term of quotient, it is called the ratio of one number to the other। जब दो मिकदारों मसलन a और b में ताल्लुक को हासिल तकसीम की सूरत में ज़ाहिर किया जाए तो ऐसे ताल्लुक को एक मिकदार का दूसरे के साथ तनासुब कहते हैं। रेशो को
दोनों नंबर्स के दरमियान डिवीजन या कोलन मार्क देकर लिखा जाता है, यानी तनासुब को दोनों मिकदारों के दरमियान तकसीम या कोलन की अलामत देकर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 50 मलेरियल पेशेंट हों और 150 नॉर्मल पर्सन्स हों तो उनमें रेशो 1:3 है। अब हम प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोपोर्शन मीन टू जॉइन टू इक्वल रेशोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। प्रोपोर्शन से मुराद मिकदारों के तनासुब को मिलाना है। इस मकसद के लिए बराबर की अलामत इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल, A/B इज इक्वल टू C/D। इसमें रेशो A/B और रेशो C/D के दरमियान एक प्रोपोर्शन है। इस प्रोपोर्शन को A/B प्रोपोर्शन C/D लिखकर भी ज़ाहिर किया जा सकता है। जब एक प्रोपोर्शन की 3 वैल्यूज मालूम हों तो फोर्थ वैल्यू को मालूम किया जा सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह अगर 3 वैल्यूज का पता हो तो चौथी वैल्यू मालूम की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बायोलॉजिस्ट 100 स्पैरो को इन्फेक्टेड मॉस्किटो से कटवाता है तो वो मालूम कर सकता है कि कितनी स्पैरो को मलेरिया होगा। सपोज करें कि बायोलॉजिस्ट ने अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, अपने पिछले तजर्बा में यह देखा कि जब उसने 20 स्पैरो को इफेक्टेड मॉस्किटो से कटवाया तो उनमें से 14 को मलेरिया हो गया। अब अगर वो 100 स्पैरो को इन्फेक्टेड मॉस्किटो से कटवाता है तो कितनों को मलेरिया हो सकता है। अब ये मालूम करने के लिए यहां पे वो प्रोपोर्शन का रूल यूज करेगा। फर्स्ट रेशो 14:20, यानी 14 आउट ऑफ 20। सेकंड रेशो X/100, हाउ मैनी आउट ऑफ 100। अब इसे प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं 14:20 प्रोपोर्शन X/100। अब इस रेशो को डिवीजन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं कि X/100 इज इक्वल टू 14/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20x इज इक्वल टू 1400 बनेगा। अब 20 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1400/20 बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 17। इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज वुड गेट मलेरिया। इसका मतलब यह हुआ कि 100 में से 70 स्पैरो को मलेरिया हो गया। इस तरह स्टैटिक्स के रूल्स कैलकुलेशन के जरिए डाटा एनालिसिस करने में मदद देते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे रॉ डाटा ठोस इंफॉर्मेशन की सूरत अख्तियार कर लेता है, जिनको समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, नताइज का खुलासा तैयार करने और रिपोर्टिंग द रिजल्ट और नताइज को रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स साइंटिफिक प्रोसेस का अहम जुज। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड में अप्लाइड मैथमेटिक्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड में इतलाकी मैथमेटिक्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे कौन से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं जिनमें मैथमेटिक्स के नॉलेज को यूज किया जाता है, जैसा कि जीन फाइंडिंग, जीन्स तलाश करना, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन की साख्त मालूम करना, एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन और इर्तका का दौरानिया मालूम करना। ये चंद एक अहम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं जिनमें मैथमेटिक्स का नॉलेज इस्तेमाल होता है। लास्ट पे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से मुराद बायोलॉजिकल डाटा का तज्जिया करने के लिए कंप्यूटेशनल और शुमारियाती टेक्निक इस्तेमाल करना है। अल्लाह हाफिज़।